आपका स्वागत है दोस्तों अगेहड आर्क में। दोस्तों आपसे वीडियोस आपको नॉर्मली जैसे आती हैं वैसे ही आएंगी और कॉपीराइट चेक्स के लिए मैं मेंबर्स ओनली पे वीडियो जल्दी डाल दिया करूंगा, तो वहां देख लेना। और हाँ दोस्तों, पहले 10 मिनट क्लिप्स के साथ बनाई है वीडियो और आखिर के 10 मिनट फोटो ज़्यादा रखी हैं। तो बताना कि कौन सा स्टाइल पसंद आया, क्योंकि फोटो वाले में मैं लंबी वीडियो बना सकता हूँ लेकिन क्लिप्स वाले में कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए छोटा बनाना पड़ेगा। और वॉइस कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक टारगेट 1600 और कमेंट 800 रखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्यूचर आइलैंड की कहानी शुरू करते हैं। योंको काइडो और बिग मॉम के हारने के बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। इसी बीच लूफी ने भी योंको की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया है और ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। और अब बात करें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की, तो वो बस अभी अभी वानो कंट्री से निकले ही हैं कि नामी कैप्टन की अच्छे से क्लास ले रही है। क्रू का नया मेंबर जिम्बे बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन नेविगेटर के खौफनाक कॉन्करर्स हाकी वाले गुस्से के सामने उसे भी पीछे हटना पड़ता है। क्या करें यार, जहाज कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सीधा पहाड़ से नीचे कुदा दोगे तो कैसे टिकेगा। लेकिन मानना पड़ेगा सनी को वाकई बहुत सॉलिड है। इतनी बड़ी छलांग के बाद भी सिर्फ एक मास्ट ही टूटा है। ठीक उसी वक्त न्यूज को अखबार लेकर आता है और साथ में लेकर आता है सबकी नई बाउंटी। सबसे पहले बात करते हैं शिप के डॉक्टर और कॉटन कैंडी लवर पेट चॉपर की। इसकी बाउंटी है 1000 बेरी। चलो कोई ना, कम से कम 900 तो बड़ी। फिर आती है कैट बगलर नेविगेटर, जिसकी बाउंटी है 36 करोड़ 60 लाख बेरी। म्यूजिशियन सोल किंग ब्रुक 38 करोड़ 30 लाख बेरी। शिपराइट साइबॉर्ड फ्रैंकी 39 करोड़ 40 लाख बेरी। अरे भाई, इस पिक्चर को लेकर नेवी वाले सीरियस हैं क्या। स्नाइपर गॉड अशोक 50 करोड़ बेरी। आर्कियोलॉजिस्ट डेविल चाइल्ड निको रॉबिन 93 करोड़ बेरी। शेफ ब्लैक लेग सांजी 1 अरब 3 करोड़ 20 लाख बेरी। हेल्म्समैन नाइट ऑफ द सी 1 अरब 10 करोड़ बेरी। सोर्ड्समैन पायरेट हंटर जोरो 1 अरब 11 करोड़ 10 लाख बेरी। और आखिर में अपने नए योंको स्ट्रॉ हैट की बाउंटी है पूरे 3 अरब बेरी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब 2 योंको गिर चुके हैं और नए योंको की लिस्ट में कैप्टन, शैंक्स और ब्लैकबियर्ड टीच का नाम शामिल है, तो चौथा मेंबर कौन है? इसका नाम तो शायद ही कोई गेस कर पाए। ये और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी लक कलर हाकी का मालिक द जीनियस जेस्टर बगी है। अफवाह तो ये उड़ी है कि क्रोकोडाइल और मिहॉक अब इसके अंडर काम करते हैं, लेकिन असलियत में इन दोनों ने मिलकर इसकी जो हालत खराब की है ना, क्या ही बताऊं। क्या करे यार, इस क्लाउन की किस्मत ही एकदम नेक्स्ट लेवल है। हुआ कुछ यूं कि डेजर्ट किंग और दुनिया के सबसे बेहतरीन सोर्ड्समैन पहले वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे ये सारे पुराने मेंबर्स वापस से नॉर्मल पायरेट्स की कैटेगरी में आ गए और नेवी इनके पीछे पड़ गई। इसके बाद इन दोनों ने हाथ मिला लिया और क्रॉस गिल्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। अब भाई, गिल्ड बनाने के लिए चाहिए अंधा पैसा, तो ये दोनों अपना पुराना उधार वसूलने के लिए पहुंच गए सीधा उस क्लाउन के पास। अब इत्तेफाक देखो, वो भी एक एक्स वॉरलॉर्ड था और उसे भी नेवी ने घेर रखा था। ठीक उसी वक्त सैंडमैन और हॉकाई ने एंट्री मारी और पूरी नेवी को धो डाला। नतीजा ये हुआ कि दुनिया को लगा कि ये दोनों तो बग्गी के अंडर काम कर रहे हैं। देख रहे हो कैसी तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उसे भी समझ आ गया था कि अब उसका अकेले टिक पाना मुश्किल है, तो उसने चुपचाप क्रॉस गिल्ड में हिस्सेदारी ले ली। आखिरकार इस बंदे के पास अब सच में बहुत पैसा है। इसकी बगीज डिलीवरी ने नेवी के अंडरवर्ल्ड बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर रखा था। तो बस इन तीनों की पार्टनरशिप एकदम सेट हो गई। लेकिन जब क्रॉस गिल्ड का पोस्टर रिलीज हुआ तो भाई साहब, नजारा ही कुछ और था। पोस्टर में वो क्लाउन एकदम सेंटर में बॉस की तरह छपा था। इस पोस्टर ने इस अफवाह को और पक्का कर दिया कि वही असली लीडर है। ऊपर से नेवी को ये भी पता चल गया था कि वो पहले पायरेट किंग रोजर के क्रू का मेंबर रह चुका है। बस फिर क्या था, नेवी ने बिना कुछ सोचे समझे योंको की आखिरी कुर्सी उसे सौंप दी और उसकी बाउंटी लगा दी 3 अरब 18 करोड़ 90 लाख बेरी। वैसे भी मिहॉक और क्रोकोडाइल दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे क्रॉस गिल्ड का फेस और प्रेसिडेंट बनने दिया। दुनिया में हो रहे बदलाव यहीं खत्म नहीं होते। लूफी की खास दोस्त पायरेट एम्प्रेस हैंकॉक भी लगभग खत्म ही होने वाली थी। वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म होने की वजह से नेवी ने सीधा अमेज़न लिली पर धावा बोल लिया था। लेकिन यहाँ सिर्फ नेवी नहीं थी, बल्कि पीठ पर पंख लिए एक छोटी बच्ची भी थी जो हुबहू उसी एम्प्रेस जैसी दिख रही थी और उसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल थी। और हद तो तब हो गई जब ब्लैकबियर्ड भी अपने क्रू और जहाज के साथ वहाँ टपक पड़ा। भाई ने आते ही अपने ट्रेमर फ्रूट की पावर यूज की और नेवी वालों को बुरी तरह खदेड़ दिया। इस बार नेवी की तरफ से अमेज़न लिली पर अटैक लीड कर रहा था कोबी, लेकिन उसका उस एम्प्रेस को मारने का कोई इरादा नहीं था। आखिर
आखिरकार वो स्ट्रॉ हैट से जुड़ी हुई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो नेवी के कॉल्स का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जिससे उस मरीन कैप्टन के लिए सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई थी। आइलैंड के आउटर एरिया में ब्लैकबियर्ड का सामना एक ऐसे लड़के से होता है जिसके सफेद बाल, डार्क स्किन और काले पंख थे और उसकी पीठ पर आग जल रही थी। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल काइडो के राइट हैंड मैन किंग जैसा लग रहा था। उसके अटैक से बचने के बाद ब्लैकबियर्ड ध्यान से देखा तो उस लड़के के सीने पर PX का टैटू था। पैसिफिस्टा, क्या इन रोबोट्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है? अभी वो कुछ सोच ही पाता कि उस रोबोट ने एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश मार दिया, लेकिन ब्लैकबियर्ड को एक ही झटके में उड़ा दिया गया। मार दिया। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिला कि ये योंको आर्मामेंट हाकी भी यूज कर सकता है। तभी वहाँ और नेवी वाले आ गए तो उसने फटाफट अपने डार्क फ्रूट का ब्लैक होल वाला मूव यूज कर दिया। दूसरी तरफ आखिरकार पायरेट एम्प्रेस ने एंट्री मारी और आते ही अपने सामने खड़े ढेरों नेवी वालों और पायरेट्स को पत्थर में बदल दिया। तभी उस पैसिफिस्टा ने भी अटैक कर दिया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। परफ्यूम फीमर एम्प्रेस ने अपना मूव यूज करना चाहा, लेकिन अरे ब्लैकबियर्ड ने उसे बीच में ही दबोच लिया। उसका मोटिव एकदम क्लियर था, उसको बोआ हैंकॉक की पावर चाहिए थी। लेकिन कैच ये था कि अगर उसने पावर छीन ली तो जो लोग पत्थर बन चुके हैं वो कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। इसी बात पर दोनों के बीच स्टैंड ऑफ हो गया। उस योंको ने थोड़ी देर सोचा, वो अपने क्रू मेंबर्स को वापस नॉर्मल करना तो चाहता था, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसे लगा कि इस एम्प्रेस को जिंदा छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो पक्का वो खुद भी पत्थर बन जाए। और जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, अचानक से एक बेहद पावरफुल हाकी की लहर वहां आ गई। हे, व्हाइट बियर के अप्रेंटिस, माना कि तुम कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हो, पर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तो नहीं हूँ। सच कहूँ तो रेली अब बूढ़ा हो गया है। उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अभी ब्लैकबियर्ड को मार पाएगा, इसलिए उसने एम्प्रेस से उन लोगों का स्टोन फॉर्म हटाने को कहा। पर शर्त ये थी कि उस ब्लैकबियर्ड को तुरंत अमेज़न लिली छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर के स्टैंड ऑफ और टेंशन के बाद बोआ हैंकॉक को बचा लिया। वो फाइनली बच गई। हाँ, एक और बात, रेली की वाइफ भी उसी आइलैंड से है। खैर, वहाँ का मामला तो शांत हो गया, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई। मरीन के नए हीरो कोबी को किडनैप कर लिया गया है और वो जिंदा है या नहीं किसी को कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ मरीन और पायरेट्स ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरी आर्मी के बीच भी बड़ी खबरें ब्रेक हुई। सबसे पहले तो रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कुमा को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैरी जोआ से ये अफवाह उड़ी कि साबो ने किंग कोबरा का मर्डर कर दिया है और प्रिंसेस वीवी मिसिंग है। अब जाहिर सी बात है वो किंग को कभी नहीं मारेगा। और तभी एक कॉल आता है जहाँ वो बताता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, बल्कि उसने खुद अपनी आंखों से कुछ बहुत ही खौफनाक चीज देखी है। लेकिन मरीन ने उसकी ये पूरी बात इंटरसेप्ट कर ली। उन्होंने तुरंत उस दंडन मुशी की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये सब गोरोसेई की कड़ी निगरानी में हो रहा था। फाइनली उन्हें पता चला कि कॉल का सिग्नल लुलूसिया किंगडम से आ रहा है। अब आया ना कहानी में असली ट्विस्ट। वर्ल्ड मीटिंग खत्म होने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़े 8 देशों ने रेवोल्यूशनरी आर्मी के इन्फ्लुएंस में आकर बगावत कर दी थी और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। लुलूसिया किंगडम उन्हीं में से एक था। साथ ही ये न्यूज भी थी कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के एग्जीक्यूटिव्स उस देश में पहुंच चुके हैं। और ठीक उसी वक्त जब साबो ईमू के बारे में सच बताने ही वाला था, लुलूसिया किंगडम का पूरा आसमान काले बादलों और एक खौफनाक अंधेरे से घिर गया। और तभी गोरोसेई ने कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट को तुरंत सिग्नल कट करने का ऑर्डर दिया। उनका लहजा एकदम साफ और ठंडा था। कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनो, तुमने कोई इंफॉर्मेशन ट्रेस नहीं की है, तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला है। लुलूसिया जैसा कोई देश कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस तरह लूसिया तबाह हो गए।
तो भाई करंटली पायरेट वर्ल्ड की ये सारी हॉट न्यूज चल रही थी और हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी अपने एक नए एडवेंचर पे निकल चुके थे। कुछ टाइम तक सेल करने के बाद वो एक बर्फीले इलाके में पहुंचे जहां उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक गर्म पानी का भंवर दिखा। अरे भाई ये कैसा भंवर है जो ऐसा दिखता है? टेम्परेचर में इतने बड़े डिफरेंस की वजह से समुद्र का पानी भी उस वक्त काफी अनस्टेबल हो गया था, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चिल अपना जोरो था। उसने सोचा इस लेवल की छोटी मोटी चीज को तो बस काट के हटा देना चाहिए। One sword style, Yakodori. पर किस्मत थोड़ी खराब थी। हवा के एक तेज झोंके ने चॉपर को उड़ा दिया। लूफी उसे बचाने भागा और रास्ते में अचानक एक छोटी बच्ची से टकरा गया तो उसने उसे भी साथ में बचा लिया। सबका ध्यान उसी पर था, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोग जल्दी नीचे देखो। और फिर असली ट्रेजेडी हो गई। भागो 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 भागो। एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर जिम्बे ने एक्शन लिया और उन सबको उस शार्क के मुंह से बचा लिया, लेकिन कैप्टन और बाकी लोग पानी में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए वो तुरंत पानी में कूद गया। इधर फ्रैंकी ने स्टीयरिंग संभाली और लगे हाथ 1000 सनी का रैबिट स्क्रू मोड ऑन कर दिया। इस छोटे से प्रोपेलर को हल्के में मत लेना भाई, इसकी स्पीड बहुत ही गजब है। लेकिन वो पिंक शार्क भी कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं थी। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और 2 टॉर्पीडो फायर कर दिए। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई और अपनी शिप पूरी तरह से पलट गई। बाकी सब लोग भी इस धमाके से बेहोश हो गए। अब ये तो वही अपना पुराना वाला सीन हो गया। पूरा क्रू एक बार फिर से 2 अलग अलग ग्रुप्स में बट गया। लेकिन भले ही लोग अलग हो गए हों, पब्लिक के लिए एक बढ़िया सरप्राइज भी आ गया। कैप्टन ने जिस छोटी बच्ची को बचाया था वो असल में बोनी है, जो 2 साल पहले साबॉडी आर्किपेलेगो में दिखी थी। उसके हिसाब से वो यहाँ अपना बदला लेने आई है। इस आइलैंड का नाम है एगहेड और इसका बॉस कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जो पिछले कई 100 एपिसोड से छुपा हुआ था, वेगापंक। जाहिर सी बात है वो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, क्योंकि इस आइलैंड का शेप एकदम किसी अंडे के छिलके जैसा लगता है, इसलिए कुछ लोग इसे एगशेल आइलैंड भी कहते हैं। बोला इधर कैप्टन अपने कपड़ों का पानी निचोड़कर सीधा अपने डॉक्टर के सिर पर डाल रहा था और दोनों बच्चों की तरह हंसी मजाक करते हुए लड़ने लगे। ये सब देखकर वो लड़की एकदम शॉक में उसे घूर रही थी। वो सोच रही थी क्या सच में यही आदमी एक योंको है? इतना फेमस नाइट ऑफ द सी भी इस बेवकूफ के साथ कैसे घूम रहा है? फिर वो उससे उसके नए वांटेड पोस्टर के बारे में पूछती है। उस पोस्टर पर उसकी सफेद बालों वाली निका फॉर्म की फोटो छपी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बाल सफेद रंग से डाई करवा लिए हों। आगे की स्टोरी में हमें पता चलेगा कि बोनी बचपन से ही निका को आइडियलाइज करती आई है, इसलिए अपने कैप्टन और उस लड़की के बीच एक तगड़ी स्टोरी लाइन तो पक्का होने वाली है। जिनमें उससे पूछता है कि उसका क्रू कहाँ गया, तो वो बताती है कि वो यहाँ एकदम अकेली आई है क्योंकि उसकी शिप को अभी अभी उसी स्टील शार्क ने चबा लिया है। बात करते करते उस बिग ईटर को अचानक भूख लगने लगती है। इधर अपने कैप्टन के पेट में भी चूहे कूदने लगते हैं। चूंकि वो लोग आइलैंड पर आ ही गए हैं तो वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना यहाँ कोई रेस्टोरेंट ढूंढा जाए। ये सुनकर वो लड़की उस पर भड़क जाती है और उसे बेवकूफ कहती है। ऐसी जगह पर कोई रेस्टोरेंट कैसे हो सकता है? इस आइलैंड का नाम एगहेड है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसे 500 साल आगे का फ्यूचर कहा जाता है और यही डॉक्टर वेगापंक के रिसर्च लैब का हेडक्वार्टर है। वो इतनी रिस्क लेकर यहाँ सिर्फ इसलिए आई है ताकि उस साइंटिस्ट से अपना हिसाब बराबर कर सके। दूसरी तरफ उसी जायंट रोबोट ने सनीगो को, फ्रैंकी और बाकी साथियों के साथ पानी से बाहर निकाल लिया है। भाई एक योंको क्रू होने के नाते किस्मत का साथ होना भी उनकी पावर का ही हिस्सा है। इतने विशाल मेका वॉरियर को अपने सामने देखकर अपने साइबॉर्ग और उसोप की आंखों में एक्साइटमेंट के मारे सितारे चमकने लगते हैं। उस मेका के सीने का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से टाइट कॉम्बैट सूट पहने एक लड़की बाहर आती है। हालांकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदी कौन है, फिर भी साइबॉर्ग उसे थैंक्स बोलता है, पर वो लड़की साफ कह देती है कि उसका इन्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने उस शार्क को ऑर्डर दिए थे इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट देना और शूट करना था, न कि उन्हें खा जाना। लेकिन उस रोबोटिक शार्क के अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल से बाहर हो गए थे। अगर वो शिप को निगल जाती तो अंदर का खजाना भी खत्म हो जाता। इस बात से वो बंदी काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रोग्राम में ग्लिच आ गया है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं गवर्नमेंट द्वारा हायर की गई एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर वेगापंक। उधर न्यू वर्ल्ड में मरीन हेडक्वार्टर्स की G14 ब्रांच में बहुत सारे जायंट बच्चों को रखा गया है। अगर आपको पुराने आर्क्स याद हों तो पंक हेजार्ड में उस सनकी और इविल साइंटिस्ट सीजर क्राउन ने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया था। वो उन्हें अपनी लैब में ले गया था ताकि उन पर जायंटिफिकेशन के खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर सके। उन मासूम बच्चों ने उन ड्रग्स के कारण बहुत टॉर्चर झेला था। बाद में लॉ और अपने कैप्टन ने अलायंस बनाकर उस इविल साइंटिस्ट को हराया और उन बच्चों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी मरीन कैप्टन ताशिगी ने
ने ले ली थी। वो उन्हें देखभाल के लिए मरीन ब्रांच ले आई। अब उन्हें उनके नॉर्मल साइज में वापस लाने के लिए G14 बेस पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो मरीन कैप्टन रोज टाइम पर उनके लिए दवाइयाँ लाती है। सारे बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं और उस पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। हालांकि वो दवाई बहुत कड़वी और पीने में अजीब होती है, लेकिन जब वो खुद उन्हें पिलाती है तो सारे बच्चे बिना कोई नाटक किए उसे चुपचाप पी लेते हैं। उन बच्चों में से एक मोचा नाम की बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसे अपना शरीर पहले से थोड़ा छोटा लग रहा है। वो कैप्टन बहुत ही प्यार से उसे एनकरेज करती है और कहती है कि वो तो अब उसे पहचान ही नहीं पा रही है, बस थोड़ा सा और सब्र, फिर वो सब जल्दी ही अपने अपने घर जा सकेंगे। वो बच्ची उससे कहती है कि जब वो अपने घर वापस जाएगी तो वो स्ट्रॉ हैट क्रू वाले भैया दीदी लोगों से मिलने जरूर जाएगी। खैर, इन बच्चों की स्टोरी को अभी यहीं होल्ड पर रखते हैं। मोचा ने ताशिकी को बताया कि जब वो घर जाने लायक हो जाएगी तो वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के भैया दीदी लोगों से मिलने जाएगी। बच्चों वाली स्टोरी लाइन फिलहाल यहीं खत्म होती है और अब वापस मेन स्टोरी पे आते हैं। बेस कमांडर वाइस एडमिरल डॉल ने ताशिकी से रिक्वेस्ट की कि वो हेलमेपो को थोड़ा समझाए, क्योंकि वो अभी रियर एडमिरल प्रिंस ग्रूस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। लेकिन इस पे ताशिकी का कहना था कि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो वो उसकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकती है। आखिर उसका इकलौता दोस्त कोबी अभी तक मिसिंग है और उसके जिंदा या मुर्दा होने का कुछ अता पता नहीं है। वो ताशिकी का जूनियर होने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी भी है, इसलिए उसे भी उसकी सेफ्टी की काफी फिक्र है। वो और कोबी दोनों ही मरीन की सॉर्ड यूनिट के मेंबर हैं। जब से ब्लैकबियर्ड ने कोबी को किडनैप किया है तब से हेलमेपो को बहुत ज्यादा टेंशन में है। उसने अपनी साथी हिबारी के साथ मिलकर प्रिंस ग्रूस के सामने घुटने टेक दिए और मिन्नतें करने लगा कि वो उन्हें हाचिनोसु ले जाकर उसे बचाने में मदद करे। इस पर ग्रूस ने साफ कह दिया कि भाई मुझे सब पता है, लेकिन हाचिनोसु सीधा एक योंको का इलाका है। अगर कोई मरीन एडमिरल भी वहाँ होता तो वो भी बिना सोचे समझे किसी योंको के इलाके में घुसकर पंगा नहीं लेता। वो एक ऐसी जगह है जहाँ अगर तुमने जरा सी भी हलचल की तो खून के प्यासे पायरेट्स का पूरा झुंड मधुमक्खियों की तरह तुम पर टूट पड़ेगा। इसीलिए तो उसे हाचिनोसु यानी मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है। वहाँ बिना पूरी तैयारी के एक्शन लेना बेवकूफी होगी। वैसे ये आइलैंड वेगापंक के बेस एगहेड आइलैंड के काफी करीब है। हेलमेपो ने गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की कि साइंस की पावर का यूज करके सेराफिम को वहाँ डिप्लॉय किया जाए। इस पर ग्रूस ने उसे डांटते हुए कहा कि अभी जल्दबाजी करने का टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करो। एक्स ड्रैग से भी अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और इंचार्ज होने के नाते वो कोई भी अंधाधुंध कदम नहीं उठा सकता। फाइनली नया आर्क शुरू हो चुका है और लूफी को एगहेड पर एक ऐसे जानलेवा हमले का सामना करना पड़ने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं झेला होगा। दूसरी तरफ लूफी, चॉपर और जिम्बे से अलग होने के बाद बाकी स्ट्रॉ हैट्स की मुलाकात एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इंसान से होती है। सामने खड़ी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक। मतलब क्या लेजेंडरी डॉक्टर वेगापंक सच में इतनी अट्रैक्टिव और यंग दिखने वाली लड़की है? ये तो सच में एकदम सरप्राइजिंग था। इसी बीच लूफी और उसकी टीम भी अपनी एक अलग ही क्रेजी जर्नी पर निकल पड़े हैं। फ्यूचर आइलैंड एगहेड पर उन्हें गोल मटोल और बेहद क्यूट सी बच्ची दिखती है। उसका लुक एक छोटी सी भेड़ जैसा सॉफ्ट और इनोसेंट था और उसने पिंक कलर के प्यारे से कपड़े पहने हुए थे। लेकिन भाई उसकी ये आसमान छूने वाली हाइट का क्या चक्कर है? वो खुद को डॉक्टर वेगापंक बताती है। क्या वेगापंक कोई जायंट लोली है? उसकी हाइट और लुक्स देखकर बोनी को भी थोड़ी जेलसी होने लगी थी। तो आखिर असली वेगापंक है कौन? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। न्यू वर्ल्ड के उफनते समंदर के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक वॉरशिप लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। शिप पर 3 लोग अपनी आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों CP0 के खतरनाक एजेंट्स हैं, रॉब लुच्ची, काकू और स्टूसी। काकू उन दोनों को इस साइंटिस्ट से जुड़े कुछ किस्से सुनाता है। दुनिया में सिर्फ एक ही वेगापंक है, लेकिन कहा जाता है कि उसके पास इतना सारा काम होता है कि वो अकेला उसे हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए उसने गजब का जुगाड़ निकाला और खुद को 6 अलग अलग लोगों में बांट लिया। उसके ये क्लोन्स एक तरह से उसके सैटेलाइट्स हैं। पंकशून 1 का नाम है शाका, पंकशून 2 है लिलिथ, पंकशून 3 है एडिसन और पंकशून 4 को पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। 05 है एटलस और पंक 06 है यॉर्क। ये 6 के 6 एक तरह से वेगापंक ही हैं, इसलिए भले ही ये ओरिजिनल डॉक्टर ना हो, फिर भी ये मेन वाले की तरह ही बहुत बड़ी सिरदर्दी है। मेन बात ये है कि इस बच्चे को एगहेड वापस भेजना और सभी क्लोन्स को खत्म करना। खैर, रिसर्च लैब के अंदर बहुत कीमती चीजें रखी हैं, इसलिए हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। लेकिन दुनिया के सबसे काम के इंसान को ही खत्म करने का ऑर्डर? रॉब लुच्ची को लग रहा है कि उन्हें जो मिशन मिला है वो शायद लुलुशिया किंगडम के तबाह होने वाले इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही नहीं चाहते कि वो इस मैटर में ज्यादा घुसे। वैसे भी उसकी इंट्यूशन हमेशा एकदम सटीक होती है, तो क्या पता उसका अंदाजा बिल्कुल सच हो। फालतू पचड़े में
पड़ने से अच्छा है कि वो लोग खुद को इस सब से दूर रखें और चुपचाप अपना काम पूरा करने पर फोकस करें। दूसरी तरफ जिम्बे ने बहुत ही क्यूरियस होकर उस पिंक और क्यूट से क्लोन से पूछा, क्या तुम सच में असली डॉक्टर हो? मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम इतने यंग और इतने लंबे हो। जाहिर है उसे नहीं पता था कि ये तो बस पंख 05 है। खैर, उसे छोड़कर बाकी लोगों को तो मेन काम से कोई मतलब ही नहीं था। लूफी और उसकी टीम बस पागलों की तरह ठूस ठूस कर खाने में लगे हुए थे। इतना खा लिया कि सब फूल कर गुब्बारे हो गए थे और उनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। इस फूड मेकर मशीन के होते हुए अब तो इन्हें सच में सांजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उन्होंने आसपास ऐसा कबाड़ खाना बना दिया था कि क्या ही बताएं। तभी एटलस ने कचरा खाने वाले एक स्क्रैप रिसाइकलिंग डॉग को बुला लिया। ये रोबोट खाए हुए कचरे को डिकम्पोज कर देता है और उससे नए रिसोर्सेज बना देता है। लेकिन अपने कैप्टन में तो सिविक सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने सीधा उस मशीन के मुंह पर ही कचरा फेंक दिया। डॉग को आ गया भयंकर गुस्सा। उसने लूफी, चॉपर और बोनी को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और उन तीनों मोटुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, क्योंकि उन्होंने इतना ठूंस लिया था कि ढंग से भाग भी नहीं पा रहे थे और वो कुत्ता बार बार उनके पिछवाड़े पर काट रहा था। बाकी दोनों को तो रोना ही आ गया। साफ पता था कि ये सब उनके लीडर का किया धरा है, तो भाई वो लोग फालतू में क्यों पीसे। इस पर एटलस ने बताया कि ये रोबोट हर उस इंसान को बराबर पनिशमेंट देता है जो कचरा डस्टबिन में नहीं डालता। तो एक तरह से ये लोग एनवायरमेंट के क्रिमिनल बन गए थे। काफी देर तक भागम भाग और कुत्तों वाली मार पिटाई के बाद फाइनली उस रोबोट का गुस्सा शांत हुआ और इस चक्कर में इन लोगों का सारा मोटापा पसीने के साथ बह गया। उनका ये वेट लॉस देखकर एटलस काफी इंप्रेस हुई। उसने सबको वार्निंग दी कि आगे से रूल्स फॉलो करना और कचरा सही जगह फेंकना। उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। उन्होंने फटाफट सिर हिलाकर माफी मांग ली। ठीक उसी वक्त आसमान में उड़ने वाला वो बड़ा सा ड्रैगन फिर से आग उगलने लगा। एटलस ने गुस्से में अपनी त्योरियां चढ़ाई और सबको बाय बोलकर मुड़ी। बोली, ये तमाशा रोकना मेरा काम है। भाई क्या स्वैग वाला काम है ये। इतना कहते ही उसके पीठ पर लगे छोटे से जेटपैक ने इग्निशन पकड़ा और वो अपनी मुट्ठी बांधकर सीधा हवा में उड़ गई। उसने एक तगड़ा पंच सीधा ड्रैगन के मुंह पर चढ़ा और उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। सच में यार, वो तो चलती फिरती तोप निकली। इसे देखकर सबके दिमाग में डॉक्टर की एक अलग ही इमेज बन गई। तभी उस खाली पड़े आइलैंड पर अचानक से और भी कई लोग नजर आने लगे। बस अजीब बात ये थी कि उन सब ने बहुत ही अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए थे। बोनी ने नोटिस किया कि इस आइलैंड का क्लाइमेट एकदम किसी गर्म ट्रॉपिकल जगह जैसा है, लेकिन इन लोगों ने इतने हैवी कपड़े पहने हुए हैं जैसे इन्हें मौसम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी लूफी को एक अजीब सा घर दिखा। वो जैसे ही अंदर गया, उसके सामने एक बहुत बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन थी जिसके नीचे ढेरों बटन्स लगे हुए थे। उसे लगा कि ये भी कोई फूड मेकर मशीन है, तो उसने बिना सोचे समझे रैंडमली बटन्स दबाने शुरू कर दिए। तभी मशीन के अंदर से कुछ मैकेनिकल हाथ निकले और उसकी तरफ झपटे। उसकी चीख से पूरा आसमान गूंज उठा। जब वो उस मशीन से बाहर आया तो कोई उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। पैरों में एकदम हाई टेक रेड बूट्स और उस लाल रंग के लॉन्ग कोट पे पड़ती धूप एक अलग ही शाइन दे रही थी। कानों में लगे हेडफोन्स ने उस नॉर्मल से दिखने वाले लड़के को एकदम स्टाइलिश बना दिया था। क्या सामने खड़ा ये कूल और फैशनेबल लड़का सच में अपना वही कैप्टन है? असल में वो एक ऑटोमेटिक क्लोथिंग मशीन थी जहां आप बटन्स दबाकर अलग अलग कपड़े सिलेक्ट कर सकते हो। ये आउटफिट्स बाहर से देखने में हैवी लगते हैं, लेकिन अंदर से एकदम ठंडे और कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे अंदर एसी चल रहा हो। ये देखकर सबकी आंखें चमक उठी। फिर क्या था, सब के सब उस मशीन के अंदर घुस गए और अपना मेकओवर मोड ऑन कर लिया। सबने अपना पुराना लुक बदलकर एकदम नया अवतार ले लिया। जब वो बाहर आए तो बोनी की पर्पल कलर की शॉर्ट स्कर्ट उसके फिगर को एकदम परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। चॉपर अपने क्यूट से स्पेस सूट में और भी ज्यादा मासूम लग रहा था। और भाई किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ जिम्बे के लिए भी ट्रॉपिकल स्टाइल का सूट मिल जाएगा। कपड़े बदलने के बाद बोनी ने डिसाइड किया कि वो वेगापंक को ढूंढने का अपना काम जारी रखेगी। उसने सबसे विदा ली और अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन जाने से पहले उन्हें वार्निंग दी, तुम लोग यहाँ इंट्रूडर्स हो, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। तभी अचानक उस रबर बॉय को कुछ गड़बड़ फील हुई। उसने कहा कि एक कुमा इस तरफ आ रहा है और देखते ही देखते एक पैसिफिस्टा पुलिस वाला उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आखिर वो लोग वहाँ इंट्रूडर्स ही तो थे। सबने अपनी सांसें रोक ली और उस तरफ घूरने लगे जहाँ से वो पुलिस वाला आ रहा था। सब वेट करने लगे और भले ही उनके कपड़ों में एसी सिस्टम लगा था, लेकिन फिर भी डर के मारे सबके पसीने छूट रहे थे। इससे ठीक एक सेकंड पहले कि उनका सब्र का बांध टूटता, भागो जल्दी भागो, लूफी चिल्लाया और सबको लेकर उल्टे पैर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वो पुलिस वाला भी पूरी स्पीड में उनका पीछा करने लगा। असल में इस आइलैंड पर कुछ भी करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इन लोगों ने पहले तो बिना पैसे दिए फ्री में जमकर खाना ठूसा और ऊपर से मशीन से कपड़े भी चुरा लिए। वो तो पहले से ही पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ चुके थे। अब वो पुलिस वाला उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उसने अपना मुंह खोलकर
सीधा लेजर बीम फायर करना शुरू कर दिया। भागते भागते बोनी पलटकर उस पुलिस वाले का चेहरा देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उन लोगों ने किसी तरह खुद को उस लेजर अटैक से बचाया। जैसे ही उस पुलिस वाले ने दोबारा लेजर फायर करने की तैयारी की, अपना कैप्टन सीधा उसकी तरफ झपटा। अगर अब उसने हाथ पैर नहीं मारे तो वो सब पक्का वहीं मारे जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो एक पायरेट के लिए ये सेल्फ डिफेंस ही था। वो लेजर शॉट से बचता हुआ उस पुलिस वाले के करीब पहुंचा। उसने हवा में जंप लगाई और अपना रबर वाला मुक्का पूरी ताकत से उस पुलिस वाले के मारने वाला था कि बोनी ने लूफी को ही मुक्का जड़ दिया और लूफी दूर जा गिरा। मारा। वो गुस्से में चिल्लाया और उसने उससे पूछा, तुम आखिर किसकी साइड हो? मैं तो बस उसे कुछ मुक्के मारना चाहता था। वो हम पर लेजर से जानलेवा हमला कर रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था बोनी उस पुलिस वाले को देखकर फूट फूट कर रोने लगेगी। सामने वो पुलिस वाला अपना मुंह खोलकर उस पर लेजर फायर करने ही वाला था और वो और भी जोर जोर से रोने लगी। मेरे पिता। वो उसके इकलौते परिवार थे। असल में उसके पिता बार्थोलोम्यू कुमा को एक साइबोर्ग में बदल लिया गया था। वो अपने पिता की वो प्यारी सी स्माइल कभी नहीं भूल सकती थी।